पीली बिल्डिंग कहाँ है? सदीकी कराया। इस बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो सीधे हाथ पर एक रास्ता है, उसी पर ठहरो। सदीकी ने कहा, बाहर चलो और खबरदार अगर शरारत की तो याद रखो मैं ट्रैगर दबाने में एक लम्हे की देर नहीं करूंगा। फिर वो इन दोनों को धकेलते हुए दरवाजे से बाहर ले आए। बाहर आते ही इनको खुली फिजा का एहसास हुआ और वो लंबे लंबे सांस लेने लगे। ऑक्सीजन मास्क उन्होंने चेहरे से पहले ही हटा दिए थे। फिर सदीकी उनसे करेद करेद कर पीली बिल्डिंग के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। तुम लोग इनकी निगरानी करो, मैं आता हूँ, सदीकी ने कहा और तारीकी में एक जानिब बढ़ता चला गया। वो एक्स2 को रिपोर्ट देना चाहता था। इतनी दूर आने के बाद कि मुहाफिज ना सुन सकें, उसने ट्रांसमीटर निकाल कर ऑन किया और कॉल करने लगा। हेलो एक्स2, सदीकी कॉलिंग। हेलो। वो बार बार इस जुमले को दोहरा रहा था मगर दूसरी जानिब सन्नाटा ही रहा। सदीकी मुस्तरिब हो गया। वो तो ये चाहता था कि एक्स2 को इत्तला दे दे कि नायला अर्शी और उसका बच्चा पीली बिल्डिंग में मौजूद हैं ताकि एक्स2 इमरान और जूलिया वाली पार्टियों को मुतल्ला कर सके। इस तरह जब तीनों पार्टियां पीली बिल्डिंग में पहुंचकर मिल जाती तो एक तो उनकी ताकत बढ़ जाती, दूसरे वो मुश्तरका ऑपरेशन करके नायला और बच्चे को आसानी से छुड़ा सकते थे। लेकिन एक्स2 कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा था और हर गुजरता लम्हा उसके असाब पर बोझ बनता जा रहा था। एक्स2 हेलो। 1.5-2 मिनट के जानलेवा वक्फे के बाद एक्स2 की आवाज़ आई और सदीकी ने सुकून का सांस लिया। इट इज़ सदीकी चीफ, उसने कहा। नो क्वेश्चन। फ़ौरन ही एक्स2 की आवाज़ उभरी और राब्ता मुनक़िता हो गया। सदीकी चौंक पड़ा। नो क्वेश्चन का मतलब यही था कि किसी वजह से एक्स2 ने राब्ता मुनक़िता किया है और अब वो खुद ही कॉल करेगा। वो ट्रांसमीटर ऑफ करके इंतज़ार करने लगा। जहन में तरह तरह के ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। वो गिरदोपेश से चौकन्ना रहते हुए एक्स2 की कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक्स2 कहीं मसरूफ़ हो गया है। सदीकी कुछ देर बाद उसे चौहान की सरगोशी सुनाई थी। हाँ क्या बात है? सदीकी चौंक कर बोला। क्या हुआ? चौहान ने करीब पहुंचकर पूछा। कॉल का इंतजार कर रहा हूँ, सदीकी ने राब्ता कायम होने और मुनक़िता होने के बारे में बताते हुए कहा और चौहान फिक्रमंद हो गया। कहीं चीफ किसी खतरे में ना घिर गया हो। उसने अच्छा जाहिर किया। ऐसा ही लगता है, सदीकी ने कहा, वरना वो नो क्वेश्चन ना कहता। अगर हमारा ख्याल सही है तो एक बात पर हमें यकीन कर लेना चाहिए, चौहान ने सोचते हुए कहा और सदीकी चौंक पड़ा। किस बात पर? सदीकी ने पूछा। ये कि एक्स2 भी फैक्ट्री में मौजूद है। ओह हाँ, बात ठीक कह रहे हो, सदीकी ने कहा, वरना एक्स2 को किसी से क्या खतरा हो सकता है अगर वो फैक्ट्री के बाहर है तो। फिर चौहान ने कहा, इन मुहाफिजों का क्या करना है? पीली बिल्डिंग तक उनको साथ लेकर चलेंगे। क्यों? चौहान ने कहा, हम वहाँ खुद भी पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ उनकी लाशें ठिकाने लगाना मुश्किल हो जाएगा। सदीकी ने कहा, राह में जहाँ भी मौका मिला उनका तमाम काम कर डालेंगे। ओ तो ये बात है, चौहान ने कहा और ठीक उसी लम्हे ट्रांसमीटर पर कॉल की आमद का इशारा मिला था। सदीकी ने तेजी से ट्रांसमीटर ऑन किया और बोलने लगा, इट इज़ सदीकी चीफ, हेलो। इमरान शार्क पर निगाहें जमाए सोच रहा था कि लॉन्च पर जब सदीकी की कॉल मौसूल हुई थी तो उसने ऑक्टोपस और शार्क मछलियों के बारे में बताया था। कहीं ये इन्हीं शार्कों में से तो नहीं है जो सदीकी वगैरह के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाने के बाद वहां पानी में नमूदार हुई थी। वो सोचता रहा और शार्क करीब आती चली गई थी। इमरान ने पेटी में से खामोश रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। वो जानता था कि इस रिवॉल्वर से शार्क का मुकाबला नहीं किया जा सकता, मगर उसके जहन में ये भी था कि अगर निशाना सही लग गया और गोलियां शार्क की आंखों में लग गईं तो वो ख़त्म हो जाएगी। शार्क खासी बड़ी थी। इमरान सुरंग की दीवार से लग गया। अब उसका चेहरे का कुछ हिस्सा ही पानी से बाहर था। इमरान ने करीब आती हुई शार्क का निशाना लेने के लिए हाथ पानी से निकाल रखा था। उसने पानी की सतह से 4 इंच हाथ ऊंचा करके निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। खामोश रिवॉल्वर की नाल से शोला निकला और शार्क की खोपड़ी में डूब गया। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह उछली थी। फिर उसने पानी में गोता लगाया और निगाहों से गायब हो गई। इमरान ने भी फुर्ती से गोता लगाया था। उसे डर था कि कहीं शार्क गोता लगाकर उसकी तरफ ना आ जाए। वो इस तरह उस पर हमला कर सकती थी। गोता लगाते ही उसने मास्क पर लगी हुई सर्च लाइट ऑन कर दी, लेकिन उसकी रोशनी में पानी साफ नजर आया था। दूर दूर तक शार्क का पता नहीं था। वो पानी में अंदर ही अंदर तैरने लगा। काफ़ी आगे जाकर उसे पानी का रंग गदला गदला सा लगा था। शायद ये शार्क के खून की वजह से था जो उसकी खोपड़ी से निकल रहा था। इमरान तेज़ी से आगे तैरता रहा। जहन में भी ये था कि न जाने सदीकी ने किस वजह से उसे कॉल की थी। वो पहली फुर्सत में सदीकी को कॉल करना चाहता था ताकि उससे रिपोर्ट ले सके और उसे जूलिया की बाबत बता सके। वो उन्हें भारी पानी वाले प्लांट के बारे में भी आगाह करना चाहता था। वो सोचता रहा और आगे की जानिब तैरता रहा। फिर उसने महसूस किया कि अब वो मज़ीद नहीं तैर सकता। उसकी वजह ये थी कि सुरंग में पानी एकदम ही कम हो गया था और वो इस तरह ऊपर उठती चली गई थी कि इमरान के पेट से नीचे पानी रह गया। वो खड़ा होकर आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वो पानी से निकल आया। अब वो सुरंग के उस हिस्से में चल रहा था। उसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोलकर उसे साफ किया, नाल को फूंक मारकर साफ किया और दोबारा नए कारतूस भरकर चैम्बर बंद किया और आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन किया और सदीकी को कॉल करने लगा। फिर मास्क उसने हटा दिया था। इट इज़ सदीकी चीफ, हेलो। फ़ौरन ही सदीकी की आवाज़ आई थी। क्या रिपोर्ट है? इमरान एक्स2 के लहजे में गराया। हम इमारत से बाहर निकल आए हैं चीफ। कैसी इमारत? इमरान ने घरा कर कहा। सॉरी चीफ, सदीकी की आवाज़ आई और वो तफसील से बताने लगा कि वो किस तरह इमारत से बाहर आ सके हैं। गुड, इमरान ने कहा। इन लोगों की बातों पर तुम्हें यकीन है?
यस चीफ सदीकी ने कहा, मौत को सामने देखकर कोई भी झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो ये सोचते हैं कि शायद इस तरह जान बच जाए। पीली बिल्डिंग किस तरफ है? इमरान ने पूछा। यहाँ सिमतों का तयन करना बहुत मुश्किल है चीफ। तुम कंपास को क्यों भूल रहे हो सदीकी? इमरान गराया। ओ यस चीफ सदीकी की आवाज़ आई। हवासों को ठिकाने पर रखा करो। इमरान गराया। तुम लोग एक जिम्मेदार महकमे से वाबस्ता हो, किसी घास काटने वाली फैक्ट्री से नहीं। सॉरी चीफ सदीकी की कपकपाती आवाज़ आई। हम मगरिब की सिमत हैं चीफ, और पीली बिल्डिंग मगरिब की तरफ। क्या? इमरान गराया। होश में तो हो ना तुम? यस यस सदीकी की हकलाहट बड़ी आवाज़ उभरी। पहले हवास ठिकाने पर करो फिर जवाब देना। इमरान गराया। हम जिस जगह हैं उसके मगरिब में पीली बिल्डिंग है चीफ। चांद लम्हों बाद सदीकी की आवाज़ आई। हमारे उल्टे हाथ पर यानी मशरिक में एक टावर नुमा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 400-500 गज के फासले पर हम मौजूद हैं। टावर नुमा बिल्डिंग किस किस्म की है? इमरान ने घरा कर कहा। दोनों गिरफ्तार फौजियों से इसके बारे में मालूमात करके बताओ। मैं जोहान को भेज रहा हूँ चीफ सदीकी की आवाज़ आई। वो इन दोनों से मालूमात हासिल करके आता है। वो किसी दूसरी जगह है। चंद गज के फासले पर सदीकी की आवाज़ आई। जल्दी करो। इमरान घर आया था। पीली बिल्डिंग के बारे में और क्या मालूम किया है? वहाँ हिफाजती इंतजामात कैसे हैं? यहाँ फैक्ट्री के अंदर बस वाजबी से हिफाजती इंतजामात हैं चीफ सदीकी ने कहा। फौजियों की ज़ुबानी यही मालूम हुआ है कि सारा जोर आने जाने वाले रास्तों पर है और वहाँ कड़े हिफाजती इंतजामात मौजूद हैं। अब तुम इन दोनों को ठिकाने लगा दो, यही इरादा है चीफ। मगर मैं ये चाहता हूँ कि इनको पीली बिल्डिंग तक साथ ले जाऊँ और उसे देखने के बाद ठिकाने लगाने का इंजाम दूँ। इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोला, ठीक है। जोहान आ गया। चीफ सदीकी की आवाज़ आई। मैं जोहान बोल रहा हूँ जनाब आली। जोहान की आवाज़ आई। इस टावरनुमा बिल्डिंग में पावर स्टेशन कायम किया गया है बस? इमरान ने पूछा। उसके निचले हिस्से में पावर स्टेशन और ऊपरी हिस्से में कंट्रोलिंग सिस्टम है। जोहान ने बताया। वहाँ एक बड़ा और ताकतवर ट्रांसमीटर भी नस्ब है। ठीक है, इमरान ने कहा। अब तुम लोग पीली बिल्डिंग की तरफ रवाना हो जाओ। मैं जूलिया और इमरान को भी इधर ही भेज रहा हूँ। बहुत बेहतर चीफ सदीकी की आवाज़ आई। इस बात का ख्याल रखना कि इस बिल्डिंग में भारी पानी बनाने का कोई प्लांट ना लगा हुआ हो। इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं चीफ सदीकी ने कहा। भारी पानी बनाने वाले प्लांट का इस शराब फैक्ट्री में क्या काम जनाब? तुमने भी ताबकारी से बचाव वाली सुरंग का जिक्र किया था ना? यस चीफ सदीकी की आवाज़ आई। जूलिया ने वो प्लांट देख लिया है जहां भारी पानी बनाकर उसे सिलेंडरों में सील अप किया जाता है और फिर कहीं बेच दिया जाता है। ओ तो ये बात है जनाब, सदीकी की आवाज़ आई। हाँ, तुम भी ख्याल रखना, मुमकिन है ऐसा ही कोई और प्लांट या एटमी तंसीबात कहीं नज़र आ जाए। इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, सदीकी की आवाज़ आई। बिल्डिंग तक पहुँच मुझे रिपोर्ट दोगे? इमरान ने कहा। और जवाब सुनकर उसने राब्ता मुनकिता कर दिया और आगे बढ़ने लगा। सुरंग आगे एक तरफ मुड़ती नज़र आ रही थी और रास्ता बदतदरीज बुलंद होता जा रहा था। इमरान आगे बढ़ता चला गया। सुरंग के मोड़ पर रुककर उसने दूसरी जानिब झांका। उस तरफ भी सुरंग ही थी और ये सुरंग भी काफ़ी दूर तक सीधी चली गई थी। इमरान सोच रहा था कि इन सुरंगों से ये लोग किस किस्म का काम लेते हैं, लेकिन कोई जवाब उसकी समझ में नहीं आ सका था। वो सुरंग एक बार फिर मुड़ गई थी। फिर इमरान मोड़ पर पहुंचा ही था कि सदीकी की कॉल आ गई। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ नहीं किया था, इसीलिए राब्ता फ़ौरन ही कायम हो गया। इट इज़ सदीकी चीफ, हम पीली बिल्डिंग तक पहुँच गए हैं। वहाँ का हिफाजती इंतज़ाम कैसा है? बज़ाहिर एक दो फौजियों के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। मुमकिन है अंदर किसी मैकेनिज्म को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया हो। नहीं, सदीकी की आवाज़ आई। मैंने इन लोगों को मार डालने से कबल इस सिलसिले में अच्छी तरह पूछ लिया था। किसी भी बिल्डिंग में कोई खास हिफाजती इंतजामात मौजूद नहीं है क्योंकि वो लोग चार दीवारी और दरवाज़ों पर किए गए हिफाजती इंतजामात से पूरी तरह मुतमईन है जनाब। ठीक है, अंदर दाखिल हो जाओ और इन दोनों को तलाश करो। अगर वो मिल जाएं चीफ तो, सदीकी ने कहा। इस सूरत में तुम इनकी हिफाजत करोगे? इमरान ने कहा। इस वक्त तक कि जब तक कि जूलिया वाली टीम और इमरान तुम तक ना पहुंच जाए। राइट चीफ, सदीकी की आवाज़ आई। हम नाला, अर्शी और बच्चे की तलाश और हिफाजत के लिए अपनी जानें लड़ा देंगे। और कुछ? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब आली, सदीकी की आवाज़ आई और इमरान ने राब्ता मुनकिता कर दिया। फिर उसने मोड़ के दूसरी जानिब झांक कर देखा। वहाँ अब तक सन्नाटा था, कोई आहट थी ना कोई आवाज़। इमरान जूलिया की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा ताकि उनको ये बता सके कि नायला, अर्शी और बच्चा पीली बिल्डिंग में मौजूद है और वो ये कि वो इन तक किस तरह से पहुंच सकते हैं। मगर वो फ्रीक्वेंसी मिलाने के दौरान चौकन्ना हो जाते हुए भी इस बात से बेखबर रहा कि अकब में क्या हो रहा है। उसके अकब में सुरंग की दीवार में एक दरवाज़ा बेआवाज़ तरीके पर नमूदार हुआ था। इस दरवाजे में एक आदमी मौजूद था। उस आदमी के हाथ में एक अजीबो गरीब गन थी। इस गन से गोली की बजाय दराट निकलते थे। बेहोश कर देने वाले दराट। इस आदमी ने हाथ उठाकर इमरान की गद्दी का निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। ठक की आवाज़ हुई और दराट नाल से निकलकर इमरान की गद्दी में फ्यूज हो गई। ठक की आवाज़ सुनकर इमरान ने फुर्ती से घूमना चाहा था मगर उसे देर हो चुकी थी। दराट की गद्दी में लगते ही वो घूमते घूमते लड़खड़ाया और कटे हुए शहतीर की तरह ढेर हो गया। वो लोग इस तारीकी में आगे बढ़ रहे थे, जान के खौफ से लरजते कांपते हुए। दोनों फौजी उनके आगे आगे चल रहे थे। राह में उनको और फौजी नजर आए थे मगर वो इतने मुहतात थे कि उनमें से कोई भी इनको नहीं देख सका था। वो रही पीली बिल्डिंग दफ्तर। इन फौजियों में से एक ने सामने नजर आने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। इस बिल्डिंग की खिड़कियां रोशन थी और वो कई मंजिला थी। तुम्हें यकीन है? सदीकी घर आया। हाँ, होती देख लो, इसकी रंगत जर्द है, मुहाफिज फौजी ने कहा। और सदीकी ने बिल्डिंग को बगौर देखा। जहाँ जहाँ रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी वो जर्द ही नजर आ रही थी।
सदीकी उसकी तरफ मुड़ा। अंदर कितने मुहाफिज हैं? बमुश्किल 3-4। झूठ बोलकर नुकसान उठाओगे? सदीकी गिड़गिड़ाया। अब तक सच ही बोला है जनाब, एक फौजी गिड़गिड़ाया। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को इसराइल से यहाँ लाया गया है? चौहान ने उनमें से एक को घूरते हुए पूछा। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। किस तरह से? सदीकी ने पूछा। आप दोस्त के जरिए वो हम इस मुल्क की सरहद पर उतार कर चली जाती है और लांचे हम यहाँ ले आती हैं। सदीकी ने चौहान को इशारा किया और वो इन दोनों फौजियों को लेकर आगे बड़े। इमारत के बाएं रुख तारीकी ज़्यादा गहरी नहीं थी, मगर जार, झंकार और लकड़ी की पट्टियाँ और गत्ते के डिब्बे वहाँ पड़े हुए थे। सदीकी का इशारा पाते ही चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी से लगा दी। फिर इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ समझ पाता, दोनों ने ट्रैगर दबा दिए। गोलियाँ उनकी भेजे फाड़ती हुई दूसरी जानिब निकल गई थीं। वो ऊंधे मुंह गिरे थे। इन दोनों ने तेज़ी से उनकी लाशें इस जार झंकार में डालीं और इस इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। इमारत के दरवाजे पर 2 पहरेदार मौजूद थे। वो उनकी निगाहों से बचकर आगे बढ़े और इमारत के दाएं पहलू पर पहुंच गए। इस तरफ खिड़कियों में जालियां नहीं हैं। सदीकी ने खिड़की के कवाड़ खोले और वो चारों एक एक करके इमारत में दाखिल हो गए। राहदारी में रोशनी थी, उसका अंदाज़ा उन्होंने दरवाजे की जूरियों से छनकर अंदर आने वाली रोशनी से लगाया था। सदीकी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मैं देखता हूँ, नुमानी ने कहा और आगे बढ़कर दरवाजे में दर्ज पैदा की और दूसरी जानिब झांकने लगा। बाहर रोशन राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो सदीकी की तरफ मुड़ते हुए सरगोशियाना लहजे में बोला, राहदारी में कोई नहीं है, आओ मौके से फ़ायदा उठाएं। सदीकी ने कहा। फिर वो बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलना ही चाहते थे कि सदीकी ने उन्हें रुकने का इशारा किया और ट्रांसमीटर निकाल कर उसे ऑन किया और X2 को कॉल करने लगा। इट इज़ सदीकी चीफ, हम पीली बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। उसने रब्ता कायम होते ही कहना शुरू कर दिया, वहाँ का हिफाजती इंतज़ाम कैसा है? X2 की आवाज़ उभरी और सदीकी अब तक के हालात बताता चला गया। वो 4-5 मिनट तक X2 से बात करता रहा था। फिर रब्ता मुनक़िता होते ही वो कमरे से निकल आए। राहदारी में 2 तरफ़ा दरवाजे बने हुए थे, लेकिन इन दरवाज़ों के अकब में क्या था वो ये नहीं देख सके, क्योंकि दरवाजे अंदर से मुकफ़्फ़ल थे और उन पर दबीज़ पर्दे पड़े हुए थे। वो मुख्तात अंदाज में आगे बढ़ते चले गए। सदीकी सोच रहा था कि यहाँ हिफाजती इंतज़ाम ना होने के बराबर है, मगर क्यों? वो किस कमरे में होंगे? चौहान ने सरगोशी की और सदीकी अपनी सोच की दुनिया से वापस आ गया। उसने सामने दरवाजे की तरफ देखा। इस दरवाजे के अकब में उसने सर की जंबिश से बताया, मगर उसने कहा था कि वो किसी हॉल कमरे में कैद किए गए हैं। चौहान ने कहा और सदीकी इस बात पे सर हिलाकर बोला, हाँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कमरा हॉल कमरा ही साबित होगा। और अगर वो भी जुमला पूरा नहीं हो सका था, अचानक सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर निकल आया। उन्होंने इसकी तरफ देखे बगैर मुड़कर दरवाज़ा बंद किया। फिर सीधा हुआ ही था कि चौंक पड़ा। आवाज़ निकाली तो भेजा उड़ा दूंगा, सदीकी ने घराकर कहा। वो उसके दरवाज़ा बंद करने वाली मोहलत से फ़ायदा उठाकर उसके सर पर पहुंच गया था। सदीकी की सर्द आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह ठटक गया। कक, कौन हो तुम? वो हकलाकर बोला। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चौहान ने कहा। वो तीनों भी उसके करीब पहुंच चुके थे। अंदर कमरे में कौन कौन है? सदीकी ने पूछा। उनकी तादाद? सदीकी गिड़गिड़ाया। अब्बास को हुक्म ना होता तो वो सादा लिबास वाला दान पीस कर बोला, तुम चारों के जिस्म एक लम्हे में छलनी बन जाते। कौन हो तुम? सदीकी गिड़गिड़ाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, वो होनहार अंदाज में कहकहा लगाकर बोला। तलाशी लो इन लोगों की। दूसरे ही लम्हे वो उन पर टूट पड़े। उनके जिस्मों से लिबास के अलावा हर चीज़ अलग कर दी गई थी और जब फौजी उनको कैदियों की तरह दूसरे कमरे की तरफ हाँक रहे थे तो उनके जिस्म पर जूते, लिबास और रिस्टवाच के अलावा कुछ नहीं था। होश और बेहोशी के दरमियान कितना वक्फा हाल रहा, इमरान उसका अंदाज़ा नहीं लगा सका था। मुँह का जायका भी मीठा मीठा सा था। उसने दाएं बाएं देखा, फिर अंगड़ाई लेना चाहिए और तड़प कर रह गया। वो एक फौलादी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ फौलादी पट्टी से कुर्सी के हत्थों से जकड़े हुए थे। यही हाल उसकी टांगों का था और उसके जिस्म पर लिबास, जूतों और रिस्टवाच के अलावा अगर कुछ था तो जैकेट की जेब में लगे हुए पेन थे, जो मुख्तलिफ रंगों के प्लास्टिक के बाल पेन। उसका रबड़ का लिबास, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस मास्क, हर चीज़ बेहोशी के दौरान उसके पास से अलग कर दी गई थी। उसने इस तरह गर्दन हिलाई जैसे सिचुएशन समझ में आ गई हो। फिर उसने आहट सुनकर दाएं तरफ देखा और चौंक पड़ा। दाएं सिम से इस शराब फैक्ट्री का मालिक सेठ रशीद या डेविड और उसकी बीवी आरफा या गीता निकलकर सामने आए थे। उनके लबों पर बड़ी मानी हेज मुस्कुराहट थी और आंखों में तेज किस्म की चमक। इमरान ने उन पर जाहिर नहीं होने दिया था कि वो उन्हें देखकर चौंका है। हेलो, गीता ने बड़ी अदा से इमरान से कहा। क्या हाल है जनाब? अली इमरान गौरत अस्पूरी साहब, लहजा तन से भरपूर था। हाल तुम्हारे सामने है स्वीटी, इमरान ने कहा। चाल चल कर दिखा सकता हूँ? आ हा हा, वो हंस कर बोली, गोया अभी तक किस बल पर बाकी हैं। किसका बल स्वीटी? इमरान ने कहा। उसके चेहरों पर हमाकतों के डोंगरे बरसने लगे थे और चेहरे पर जहानत का शायबा भी नहीं था। अली इमरान का और किसका? गीता ने मुस्कुराकर कहा। तुम जाओ गीता, रशीद या डेविड ने कहा। मेरे पास वक्त कम है और मुझे अली इमरान से बहुत ज़रूरी गुफ्तगू करना है, वादा याद है ना? गीता ने डेविड से कहा। हाँ, मैं एक दिन के लिए इमरान को तुम्हारे हवाले ज़रूर करूँगा, बस। थैंक यू, गीता ने कहा और इमरान को मीठी निगाहों से देखती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। इमरान अब डेविड को घूर रहा था। यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, डेविड ने कहा। अच्छा, इमरान ने इस तरह सर हिलाकर कहा जैसे ये कोई अहम खबर रही हो, लेकिन बात करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम किसी गलतफहमी में ना रहो, डेविड ने कहा और इमरान की कुर्सी घुमा दी।
तब इमरान पर इंकशाफ हुआ कि वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा है और जिस कमरे में वो मौजूद है वो 20 मुरब्बा फुट से ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। उसमें एक जानी बड़ी मशीन लगी नजर आ रही थी जिस पर डायलों, स्विचों और छोटी छोटी स्क्रीनों की भरमार थी। डेविड ने एक बटन दबा दिया। फौरन ही सरर सरर की आवाज़ के साथ दाएं तरफ की दीवार सिरक गई। अब उनके सामने एक कमरा नजर आ रहा था और इमरान इस कमरे का मंजर देखते ही चौंक पड़ा था। कमरे के अंदर X2 के सारे मातहत मौजूद थे। वो आज़ाद ज़रूर थे मगर कैदियों की तरह। कमरे का दरवाज़ा फौलादी था। ये X2 की सारी टीम है मिस्टर इमरान, डेविड कह रहा था, और मेरे एक इशारे पर ये सब ख़त्म किए जा सकते हैं। मगर क्या? इमरान ने पुरस्कून लहजे में पूछा।